हेलो एवरीवन। कल हमने सीएपीएफ के जो रीसेंट 3 इयर्स के पेपर्स हैं 2023, 2022 एंड 2021, ये 3 पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सीएपीएफ 2022। ठीक है। तो आज भी हम ट्राई करेंगे कि 3 से 4 साल के पेपर्स कंप्लीट हो जाए विद रिवीजन। जो भी होगा रिलेटेड टू कोई भी टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। And at the end of the video, we'll take one current affair related to polity. Okay? So चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास that in relation to fundamental duties enshrined in the Constitution of India, which one of the following is not correct? ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, ये मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है, जो पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है विद नोट्स। ठीक है। तो आप नोट्स टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। एंड अगर हम इसमें देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही, ये ओरिजिनली नहीं थे। बाद में आपका एक आर्टिकल ऐड किया गया था, दैट वाज 51A, जिसके अकॉर्डिंगली आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आया था। किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज है? बिल्कुल है। उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है। ये दोनों तो नहीं होंगे। नेक्स्ट इज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स। बिल्कुल सही है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होती ड्यूटीज। एंड दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटर्मिनिंग। देखिए, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको यूज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज। आंसर वुड बी योर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गवर्नर, गवर्नर वाला भी मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। उसने बोला है दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर्स। देखिए, जो जितनी ज्यादा गवर्नर के पास होती डिस्क्रिशनरी पावर, उतनी प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखिए, उसने बोला कब कब वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है। फर्स्ट इज ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, ये सही होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, ये सही है। क्यों सही है मैं बताती हूँ। देखिए, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, दिस वाज योर 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। इसके अकॉर्डिंगली जो एडवाइस थी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इज नॉट बाइंडिंग, या फिर नीड नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर। ठीक है। प्रेसिडेंट पे होगी, बट गवर्नर के लिए ऐसा कुछ नहीं था प्रोविजन। ठीक है। दिस वुड बी करेक्ट। उसने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम और हर एक्ट इज डिस्क्रिशन ऑन सर्टेन मैटर्स पे वो कर सकता है। बिल्कुल सही है। ही और शी इज अपॉइंटेड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, अगर बनता है तो भी वो अपनी डिस्क्रिशन को कर सकता है। ऑल आर करेक्ट। फाइन। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, सोशलिस्ट क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है। ठीक है। वो ये देखते हैं कि इनकम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वेल्थ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए हर एक को। इम्फोसाइज द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी। मेरे को ये बताओ कि जो कम्युनिटी पे इम्फोसाइज करते हैं वो कौन होते हैं? कम्युनिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट नहीं होते। ठीक है। सो यही इनकरेक्ट आ गया। बाकी क्या है? सोशलिस्ट बिलीव करते हैं कि क्लास डिवीजन होता है एंड ऑफ फैक्ट। बिल्कुल सही, सोशलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि क्लास डिवीजन होता है सोसाइटी का। ठीक है। और वो इरेमिडिएबल है। नेक्स्ट इज इट बिलीव सम मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड। कि जिसको जो नीड है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? मटेरियल बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए नेक्स्ट इज सेंसर मोशन, भी मैंने आपको कराया है। सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट चैप्टर में कराया था। देखिए, उसने बोला है सेंसर मोशन अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। देखिए, सेंसर मोशन के लिए लीव ऑफ द हाउस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन रहता है उसके लिए यू नीड द लीव ऑफ द हाउस, बट नॉट फॉर सेंसर मोशन। ठीक है। और अगर आप सेंसर मोशन को कर रहे हो, आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा। यू नीड टू स्टेट द रीजन कि क्यों क्यों आप लगाना चाहते हो। बट फॉर नो कॉन्फिडेंस यू नीड नॉट टू स्टेट द रीजन। ठीक है। पहला वाला ही गलत है।
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन, बिल्कुल सही है। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेन इंटायरिटी, बिल्कुल सही है। सेंसर मोशन जो होता है वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी के अगेंस्ट भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, या फिर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के इंडिविजुअल अगर मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी आप कर सकते हो। ये मैंने कल ही बताया आपको। नेक्स्ट स्पीकर डिसाइड वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर, तो स्पीकर डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि सेंसर मोशन आप सिर्फ और सिर्फ ये एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है ऑफ लोकसभा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी, क्योंकि जो मिनिस्टर होता है, योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर, ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मनी बिल? पहली बात है, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल सही है, ये तो पता ही होगा सबको। डिप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो सर्टिफाई अ मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉलिंग वेकेंट, बिल्कुल सही है। अगर स्पीकर नहीं होगा तो कौन बैठेगा? डिप्यूटी स्पीकर बैठेगा। नेक्स्ट स्पीकर अथॉरिटी इज फाइनल एज टू वेदर, ठीक है। तो जो स्पीकर होगा एट द एंड ऑफ द डे वही डिसाइड करेगा कि मनी बिल जो है वो फाइनल, मतलब कि इट्स अ मनी बिल और नॉट, तो बिल्कुल सही। इट कैन बी रेफर टू अ जॉइंट कमेटी, बिल्कुल नहीं, इसको जॉइंट कमेटी को रेफर नहीं किया जाता ऑफ द टू हाउसेस, नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता इसमें? बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकसभा। हाँ, उसको जब पास करते हैं तो भेजा जाता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा को विद इन 14 डेज उसको वापस भेजना पड़ता है। अगर वो नहीं भेजता विद इन 14 डेज तो भी वो पास हो जाता है। एंड राज्यसभा कांट अमेंड द मनी बिल बट कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स, ठीक है, सजेस्ट कर सकता है बट अमेंड नहीं कर सकता। बाकी ट्रस्ट अपॉन लोकसभा की वो मानना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगेन वी हैव दिस आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो अमंग ऑल। अब इक्वल ट्रीटमेंट तो ठीक है, बट उसने बोला प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मींस? दैट you will be rewarded according to the अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारी क्वालिटीज के बेसिस पे तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट ये इसमें नहीं बोला जाता। उसका ये कहना है कि जो भी सबको क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वेल्थ इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो भी आपके डिप्राइव्ड लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन होगा गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा। बी ट्रांसलेटेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स, कि किसी को स्पेशली नीड हो सकती है, कि बहुत ही ज्यादा डिप्राइव है, उसको ऊपर उठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको स्पेशली दे सकते हो। सो आंसर वुड बी 2 and 3। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है इज नॉट, अगेन यू हैव इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में करा दिया था। सी, उसने बोला अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। क्वालिफाई होना चाहिए वो, ये तो सही है, तो ये तो नहीं आएगा। ही और शी एंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, देखिए नहीं, इंडिया में कोई भी कोर्ट है उसके पास राइट है, एज अ ऑडियंस वो जा सकता है। सो ये अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज he or she hold the pleasure of the president, बिल्कुल सही। और जो भी इसको remuneration मिलती है that would be determined by the president, so ये सारे सही है। उसने not correct पूछा था, so answer would be your B part। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन रिलेशन टू पंचायत। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, दैट ओनली द पार्लियामेंट में इंडो पंचायत विद पावर्स। क्या सिर्फ पार्लियामेंट ही पावर दे सकती है पंचायत को? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर भी देगा ऑब्वियसली ना, स्टेट लेजिस्लेचर भी दे सकता है। तो पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया, सो फर्स्ट वाले काट दो। यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अ स्टेट में डिवॉल्व, स्टेट में डिवॉल्व पावर्स टू पंचायत को दे सकती है द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स को, प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ओके, उसने बोला दैट ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर
कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ही क्या है? जिसमें दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं। यूनियन इज एक्सक्लूसिवली यूनियन की है, स्टेट की भी स्टेट ही बना सकती है, बट अंडर सर्कमस्टांसेस, सर्टेन सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट बना सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी है, राज्यसभा रेजोल्यूशन निकालता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, ये तो सही है, उसने करेक्ट ही पूछा है। लेजिस्लेशन जो बनाया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट बाय पार्लियामेंट शुड बी रैटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट ने बनाया है तो वो स्टेट से भी रैटिफाई होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कि स्टेट भी उसको रैटिफाई करे। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो सेंटर का लॉ होगा दैट वुड प्रिवेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो। Next is, which of the following statement regarding passing a law under the state list is or are correct? देखिए, स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है। इवन इन स्फेयर, मतलब जो स्टेट लिस्ट के स्फेयर है, एक्सक्लूसिवली रिजर्व, जो कि प्रॉपर स्टेट्स के लिए एक्सक्लूसिवली है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स क्या बोलती है कि आप हमारे स्टेट के लिए ये लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट तब भी बना सकती है, राज्यसभा रेजोल्यूशन निकालती तब भी बना सकती है, ड्यूरिंग इमरजेंसी भी बना सकती है। ये तो सही है। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नाउ दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। सो मतलब क्या हो जाएगा, वन एंड टू साथ में नहीं जाएंगे। सो ये तो पहले गलत हो गया। और कोई है? नहीं है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है दैट, बट इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये भी याद रखिएगा। या तो वन सही है या तो आपका टू सही है। उसने बोला है और रेजोल्यूशन, अब टू तो गलत है, मैंने आपको ऊपर ही बता दी, सो टू भी गलत है। सो आंसर इन दोनों में से एक होगा। उसने बोला कि अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग पास बाय द राज्यसभा टू पास अ लॉ। ये मैंने अभी बताया आपको राज्यसभा वाला, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, चलिए। Which of the following statement regarding promulgation of ordinance is or are correct? Ordinance के लिए President can promulgate ordinances which are temporary duration, बिल्कुल सही है, temporary duration के लिए रहते हैं। अब जो ordinance होता है promulgated, president has to ratify, तो बिल्कुल सही है कि 6 वीक्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को ratify करना पड़ेगा, सॉरी पार्लियामेंट को ratify करना पड़ेगा जो भी प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया होगा। सो आंसर वुड बी योर बोथ। ये तो अभी रहने दीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, कौन थे जो कि आपके पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर थे? ये तो इजी है आपका, वित्थल जे पटेल थे जो कि पहले इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर? तो स्पीकर कितने बार पढ़ा दिया मैंने आपको अच्छे से। देखिए क्या होता है, जब आपका लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है ना, तो आपके जो स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है, दे बोथ विल सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। क्यों? बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द हाउस, दे आर द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जब भी आप लोकसभा का स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर अपॉइंट करते हो, तो वो लोकसभा का ही तो मेंबर होता है। तो जब लोकसभा ही नहीं रहेगी तो वो उसके मेंबर भी नहीं रहेंगे, सीज टू बी मेंबर ऑफ, सीज हो जाएंगे। बट एक चीज होती है, दैट जो स्पीकर होगा वो अपना हाउस वेकेंट नहीं करेगा, मतलब सीट वेकेंट नहीं करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। ठीक है, तब तक वो स्पीकर रहेगा। बाकी डिप्यूटी स्पीकर वेकेंट कर देगा बट स्पीकर नहीं करेगा। सो बोथ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर वेकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। ओनली डिप्यूटी स्पीकर वेकेट करता है, बट स्पीकर शैल नॉट वेकेट इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द आफ्टर डिसोल्यूशन। सो आंसर वुड बी योर 1 and 3। नेक्स्ट क्या है अपने पास, दैट जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, ये भी मैंने आपको बताया था कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं आपके लोकसभा में, और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, उसने बोला है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं क्या वो रूलिंग पार्टी से ही होते हैं? सिर्फ बिल्कुल नहीं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और अपॉइंट किए जाते हैं बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो सही है।
नेक्स्ट इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स होते हैं, वन ऑफ देम प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर नहीं होते, तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो बैठेंगे। बट इसमें भी एक चीज होती है, याद रखिएगा कि ये एब्सेंट होंगे तो ही चेयरपर्सन बैठेंगे, अगर वेकेंट होगी सीट तो नहीं बैठेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन बोल सकते हो, नोट बोल सकते हो, कुछ भी बोलना। सो आंसर वुड बी योर 2 and 3। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब डीलिमिटेशन की अगर हम बात करें, क्या काम होता है इसका? ये फिक्स करता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, दी जाएंगी एक कॉन्स्टिट्युएंसी को, और उसकी बाउंड्री क्या, कितना एरिया कवर होगा उसके अंडर, ठीक है। हो सकता है कि दो एरिया को मर्ज करके वो एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी में कर दे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, ठीक है ना, योर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज, ठीक है। हर एक स्टेट में करती है, आपकी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में करती है, ठीक है। जितनी भी स्टेट्स हैं, किसके लिए करती है? लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब ये क्या करती है ना, ये भी डिटरमिन करती है कि जो भी सीट्स हैं आपकी, सीट्स होती है फॉर, मतलब कि रिजर्व की जाती है फॉर एससी एंड एसटीज के लिए, वो भी देखेगा। और ये जो प्रॉपर डीलिमिटेशन प्रोसेस है वो कौन करता है? ये डीलिमिटेशन कमीशन ही करता है। और जो भी इसके ऑर्डर्स होंगे, मेनली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कांट बी चैलेंज इन अ कोर्ट, ठीक है। आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उनका डिसीजन वुड बी द फाइनल। और अभी तक देखे तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार डीलिमिटेशन कमीशन हुआ है? नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 4 टाइम्स हुआ है। एक हुआ था 1952 में, देन 1963 में, 73 में एंड 2002 में। याद रखिएगा क्या होता है कि जब भी आपका सेंसस होता है, ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसस, तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट निकलता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है। कौन बनाता है इसको, कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। समझ आया? ठीक है। और क्या होता है, देखिए आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने क्या किया था, जो सीट्स का एलोकेशन था उसको फ्रोज कर दिया था, ठीक है, 1971 लेवल पे। तो 42 जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने फ्रोज किया 1971 लेवल तक, कि ये वाला सेंसस हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर 84th अमेंडमेंट ने क्या किया, 84 ने भी फ्रोज किया, और इसने भी क्या बोला कि हम क्या करेंगे, 1991 के सेंसस का, इसमें 1971 का सेंसस लिया, इसमें 1991 का सेंसस लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 87th अमेंडमेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली फ्रोज की गई सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर 2001 सेंसस, ठीक है, कि जो 2001 में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली होगा। फिर बट अभी तक चलता है, या 2021 में होने वाला था बट ड्यू टू कोविड नहीं हुआ, बट अभी डायरेक्ट कहा जाएगा 2026 के बाद ही होगा, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो यू हैव आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 है जिससे क्या किया जाता है, पार्लियामेंट इनैक्ट करता है आपका डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। बाकी यही आपका, और इसमें क्या बोला है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंगली 333 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी होनी चाहिए आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सो दैट इज योर 500। ओके। बाकी लोकसभा के लिए आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि मैक्सिमम आपके 550 होने चाहिए लोकसभा में, जिसमें से 530 वुड बी फ्रॉम स्टेट्स और बाकी के 20 फ्रॉम यूटीज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, उसने कहा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय द अग्रीमेंट। बिल्कुल कर सकती है। यूनियन गवर्नमेंट में नॉट इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट विद फंक्शंस ओवर मैटर वेयर एग्जीक्यूटिव पावर। यूनियन गवर्नमेंट में नॉट इंटरेस्ट, क्यों नहीं करेगी वो, जब उसका मन चाहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को करेगी, ठीक है।
सो ये वाला वुड बी योर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी सही है। गवर्नर में विद कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रस्ट कर सकते हैं अपने ऑफिसर्स को विद फंक्शन ऑन मैटर विच फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये भी आपका सही है। तो ये इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट वुड बी योर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है that member giving notice of a resolution for removal of speaker लोक सभा should be addressed to। देखिए जब भी आप रेजोल्यूशन दे रहे हो स्पीकर को रिमूव करने का, तो एड्रेस किसको किया जाएगा? योर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का। अब यहाँ पे आप फंस सकते थे, ठीक है, कि क्या हो सकता है। देखो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। देखो लोकसभा लोकसभा सेम सेम है। एक और बात याद रखिएगा, क्या होता है अगर रेजिग्नेशन दिया जा रहा है, तो रेजिग्नेशन जो स्पीकर होगा वो किसको देगा? रेजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर को देगा, डिप्यूटी स्पीकर को देगा। बट यहाँ पे रिमूवल की बात चल रही रेजोल्यूशन की, तो वो एड्रेस किसको किया जाएगा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी मैंने बता दिया आपको, प्रॉपर जितनी भी कमेटीज है विद उसके मेंबर्स सारे मैंने अपने नोट्स में डाला है, वो आप देख सकते हो, पढ़ा भी दिया मैंने उसको। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। ये तो बिल्कुल सही है, उसने करेक्ट पूछा है तो पहला वाला ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। अब आप खुद बताइए, इसमें भी मेंबर्स की बात, इसमें भी मेंबर्स की बात, दोनों में से कोई एक ही होगा जो सही या गलत होगा, है ना। तो अगर आपने मेंबर्स भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। टर्म जो होता है वो पिछले मैंने कल ही बताया आपको, टर्म कितना होता है? 1 ईयर होता है इसका, ठीक है, 1 ईयर। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर, इसका नहीं होता, ये भी आपको कल बताया था, सो गलत गलत गलत। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्पीकर। देखो स्पीकर 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 ही पूछा इन्होंने। सो द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन क्यों कराएगा आपका स्पीकर का? तो ये तो गलत हो गया, सो पहले वाले गलत हो जाएंगे, दैट इज 1 और 1 तो गया। नेक्स्ट इज स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि स्पीकर ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर होता है, तो उसने पहले से ही ओथ लेके रखी होती है, तो इसलिए जब वो फिर से मतलब जब वो स्पीकर बनता है तो उसको फिर से ओथ एंड अफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज करेक्ट। उसने बोला था स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी, ये तो गलत है, ये तो आप पढ़ते ही हो कि क्या करता है कि अगर इन द केस ऑफ इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी होती है वोट्स का, तो कौन वोट डालेगा? फिर आपका जो स्पीकर होगा वो डालेगा इन द केस ऑफ लोकसभा, और चेयरमैन डालेगा इन द केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर 2। कौन प्रेसिडेंट थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो आपके अंबेडकर जी थे, बट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके। ओके, सो डन। 2021 का हो गया, 20 का हो गया, ये 20 था हमारा, ठीक है। नाउ विल मूव टू 2019। ओके, so this is CAPF 2019. So first question is that which one of the following statement about the Attorney General of India is not correct? सी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भी बहुत बार मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्या क्या होता है। चलिए देखिए, ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये मैंने बता दिया था शायद पहले ही कि वो कहीं पे भी कोई भी हाउस में जाएगा, ही विल हैव द राइट टू स्पीक, ठीक है। वोट नहीं डाल पाएगा वो बात अलग है, बट ही कैन स्पीक। नेक्स्ट इज दिस इज करेक्ट, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा। नेक्स्ट इज ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस, तो ये भी पिछले उसमें देखा था हमने कि क्या उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही ऑडियंस का राइट होगा? नहीं, जितने भी कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया ही विल हैव, तो ये भी करेक्ट है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज अ रिटायर्ड टू बी जज, बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसका क्या होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या फिर क्वालिफाई होना चाहिए उसके लिए, तो ये भी सही है। सो आंसर वुड बी ये दैट ही इज अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। इनकरेक्ट पूछा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, दिस ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन दैट चैप्टर पार्लियामेंट, तो आप नोट्स रेफर कर सकते हो वहां से। सो दीज रिलेट टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा उसी का मैटर होना चाहिए।
एंड कैन बी आस्क फॉर ओरल आंसर्स, ठीक है, आप ओरली आंसर्स दोगे एट अ नोटिस लेस देन 10 days, बिल्कुल सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न अग्री, मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस को तभी अग्री किया जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा या फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर मिनिस्टर जो है कंसर्न वो आंसर देने के लिए अग्री होगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी सही है आपका। और प्लस वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा तो। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, देखिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आप तभी पूछ सकते हो आफ्टर द क्वेश्चन आवर, मतलब एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर, ड्यूरिंग नहीं होता। आंसर्स आप दे सकते हो बट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे दैट विल बी आफ्टर योर क्वेश्चन आवर, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर। सो द आंसर वुड बी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल की बात कर रहा है, नॉट करेक्ट पूछा है। जो आपका स्केड्यूल होता है लेज डाउन द इलेक्टेड मेंबर्स में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या इलेक्टेड मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, बिल्कुल हो सकता है, सही है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन दैट, बिल्कुल सही। अगर आपका मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो भी आप तो डिफेक्शन नहीं माना जाता, ये भी सही है। केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन, ठीक है, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा दैट विल डिसाइड द केसेस ऑफ डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। उसने बोला दैट फाइनल आर्बिटर जो रहता है वो कौन रहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी डिफेक्शन की बात आएगी या तो स्पीकर होगा या तो चेयरमैन होगा। सो जो लास्ट उसको करने वाला होता है या तो स्पीकर देखेगा या तो चेयरमैन देखेगा, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। सो उसने बोला है कौन से करेक्टली पेयर है। स्टेट लिस्ट है ऑब्वियसली, जो पब्लिक का हेल्थ सैनिटेशन स्टेट ही देखेगा। यूनियन लिस्ट जो भी सिटीजनशिप है, नेचुरलाइजेशन, एलियंस वगैरह, यूनियन लिस्ट बिल्कुल सही है। सो 1 and 2 तो करेक्ट है, 1 and 2 सिर्फ यही है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट इज वीवीपैट, ठीक है। अब 2019 में क्यों पूछा गया वीवीपैट? क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस का था, इसलिए वीवीपैट पे क्वेश्चन आया है। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वीवीपैट से, वीवीपैट से नहीं तो एटलीस्ट आप इलेक्शन से कर सकते हो। देखिए न्यूज आई थी SLUs पे, ठीक है, सिंबल लोडिंग यूनिट्स पे आई थी कि जो आपकी सिंबल लोडिंग यूनिट्स होती हैं जिससे कैंडिडेट का नाम और सिंबल अपलोड किया जाता है आपकी वीवीपैट्स में। तो उन्होंने कहा था कि अगर आज रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो विद इन 40 days, मतलब जो 45 days का जो फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम होगा, तब तक आपको SLUs को भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, जैसे आप वीवीपैट को स्टोर करके रखते हो और साथ में जो भी बैलेट यूनिट होता है उसको स्टोर करके रखते हो, किसके लिए? स्क्रूटनाइज करने के लिए कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन डालता है तो जैसे वीवीपैट का आपका स्क्रूटनाइज किया जाता है वैसे ही SLUs का भी हो जाए। सो दैट इज सिंबल लोडिंग यूनिट, इस पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो पहली बार वीवीपैट का कहाँ यूज किया था? वो किया गया था नोक्सिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, नागालैंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल तो सबको पता होगा क्या होता है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स होते हैं, सही है। गारंटी करती है सिविल लिबर्टीज, बिल्कुल सही है। इन्वेस्ट करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। देखिए दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक डेरोगेटरी भी बताया था, अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं दी जाती, ठीक है। सो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, 3 3 3 कैंसल, आंसर वुड बी 1 and 2। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन सा इसमें से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है? राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, ये तो सही है, ये तो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है, ये आर्टिकल 44 के अंडर है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी होगा आर्टिकल 50। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, देखिए उसने बोला है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पार्टिसिपेशन होता है वर्कर्स का बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्यों होगा? इंडस्ट्रीज की बात की थी ना। सो दिस वुड बी इनकरेक्ट, सो ये आंसर हो जाएगा। उसने नॉट करेक्ट पूछा तो आंसर वुड बी डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है इस पे भी DPSP का ही पूछा, इज नॉट करेक्ट। ओके, सी स्टेट shall follow the DPSP of both in the matter of administration as well as making law, बिल्कुल सही है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखोगे और लॉज में भी देखोगे, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट पूछा तो ये तो नहीं होगा। नाउ DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट अंडर द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है।
डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट, अगर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या हम डीपीएसपी को ऊपर रखेंगे या फंडामेंटल राइट्स को? ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सो डीपीएसपी ऑफ आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, ये तो पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर? नॉट द सेंट्रल फीचर बोला पॉलीआर्की। ठीक है, पॉलीआर्की मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे जो आपके रूलर्स है, बहुत सारे रूलर्स रूल कर रहे हैं, ठीक है, मेनी पर्सन रूलिंग, गवर्नमेंट हो जाएगा आपका। सो गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ठीक है, कि रहता ना इस रीजन में भी कोई राज कर रहा है, उसमें भी रीजन में भी कोई रूल कर रहा है, उसमें भी रीजन में, सो बहुत सारे जो है वो रीजन पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। दैट इज योर पॉलीआर्की हो गई। सो ये तो नहीं होना चाहिए। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। अब मेरे को ये बात बताइए, अगर आपको ऑफिस चलाने की आजादी नहीं है तो कैसे चलाओगे, रूल कैसे करोगे? सो ये तो मेरे को गलत लग रहा है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली उसने बोला है दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। प्रैक्टिकली होता है, चलो ठीक है। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन है एंड राइट टू क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही है। सो आंसर वुड बी योर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी बिल के बारे में पूछ रहा है, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। उसने बोला अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेमेंट जो होता है कंसोलिडेट ऑफ इंडिया, देखिए जो मनी बिल होता है दैट कम्स अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर हमारा मनी बिल आता है, दैट यू शुड नो, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 110। ठीक है, तो मनी बिल से क्या क्या चीजें रिलेटेड है, देखिए जो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और आपका कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी देखते हैं, ठीक है, ये मनी बिल। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पेमेंट होता है वो आएगा मनी बिल के अंडर, तो ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट का कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उसको इंटरेस्ट पे करना है, लोन लिया है वो पे करना है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, दैट विल कम अंडर मनी बिल। दूसरा है, अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी निकालना है, ठीक है, तो तब भी आपको क्या चाहिए, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर मनी बिल। सो बचा कौन सा, ये वाला, एनी फाइनेंशियल बिल बोला। देखिए एनी फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल। मनी बिल कम्स अंडर फाइनेंशियल बिल, बट सारे के सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कौन से प्रोविजन में आता है? देखिए डीपीएसपी तो है नहीं, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज ही होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है कि कौन से है जो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती लोक अदालत। अब मेरे को बताइए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तो कर सकती है, हाई कोर्ट तो करेगी ही करेगी, तालुक सर्विस। अब ये देखिए ये दोनों पंचायत की जो कमेटीज बनाई जाएंगी वो क्या अदालत बना पाएंगी, लोक अदालत? ठीक है, सो आंसर वुड बी ए। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन? तो फाइनेंस कमीशन के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सो फर्स्ट इज उसने बोला सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, पर्सन वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स, ये तो सही है आपका, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी सही है आपका। यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट बोला है ना, ये होता है हाई कोर्ट आपका। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज होता है या फिर क्वालिफाइड होता है हाई कोर्ट के जज के लिए, वो हो जाएगा। सो 1 1 1 गया, सो आंसर वुड बी योर 2 and 3। तो 2019 का भी हो गया, लेट्स मूव टू 2018। सो today's current affair is uniform civil code. So why was uniform civil code in the news? उत्तराखंड की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 का बिल, ठीक है। सो है, इससे क्या हो जाता है, जो उत्तराखंड है वो ऐसी पहली स्टेट बन जाती है इन द कंट्री जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है। वहीं पे जो असम और गुजरात है वो भी इस पे वर्क कर रही है। गोवा की अगर हम बात करें, एक फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड है, वहां पे ऑलरेडी प्रैक्टिस होता है अकॉर्डिंग टू दिस सिविल कोड, पर प्रॉपर हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इस इससे क्या हो जाएगा, जो एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें, सो इट विल अप्लाई टू ऑल द रेजिडेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स होंगे उत्तराखंड के उनको अप्लाई हो जाएगा, एक्सेप्ट जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन पे नहीं होगा, जो कि आपके ये जो पार्ट है, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
इसमें क्या हो जाएगा, जो मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जितने भी लिव इन रिलेशन है विद इन 1 मंथ, और मैरिजेस विद इन 60 डेज, ठीक है। बट इसमें से कौन कौन से जो है वो एक्सक्लूड किए गए हैं, आपके LGBTQIA+ कम्युनिटी ग्रांट करेंगे लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइडेबल मैरिजेस एंड लिव इन रिलेशनशिप्स। अगर कोई चिल्ड्रन है तो उनको भी क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। क्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा ऑफ सब मैरिजेस प्रैक्टिसेस, जैसे कि जो निकाह है, हलाल, ट्रिपल तलाक वगैरह को इन्होंने बैन कर दिया प्रैक्टिस। प्रोहिबिशन ऑफ बाइगैमी या फिर पॉलीगैमी जो है, ज्यादा शादियां करनी जो। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दी जाएंगे सन डॉटर को, ठीक है। और क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड कमेटीज है जिन्होंने यूसीसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिकमेंड किया था। एक तो शाहबानो केस है, सरला मुदगल है, ये है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन टुमारोज वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।